हेलो दोस्तों, आसानी से इंग्लिश बोलने के लिए हमें डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड्स हैं बैंक से रिलेटेड वर्ड्स। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे वोकैबुलरी बैंक रिलेटेड वर्ड्स कि बैंक से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं। जब भी हम बैंक में जाते हैं वहाँ तरह तरह के शब्दों से हमारा सामना होता है। कई बार हमें उनमें से बहुत सारे शब्द नहीं पता होते तो हमें उधर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने में या शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो इन बातों से बचने के लिए हमको बैंक से रिलेटेड सारे वर्ड सीख लेने चाहिए। तो आज हम यही सीखेंगे। तो दोस्तों पहला वर्ड जो है वो है अकाउंट। अकाउंट का मतलब है खाता, ये हम सभी जानते हैं। और अकाउंट में कितने पैसे हैं ये अगर जानना हो तो उसको कहते हैं बैलेंस। जैसे कई बार लोग जाके पूछते हैं बैंक में कि भाई साहब ज़रा बता दो मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, यानी कितना अमाउंट बचा हुआ है। तो ये है अकाउंट और बैलेंस। अब दोस्तों आते हैं थोड़े से टेक्निकल टर्म्स पर। जैसे पहला, अब खाते कई प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है सेविंग्स अकाउंट, इसको बोलते हैं बचत खाता। बचत खाता कोई भी खोल सकता है, कोई स्टूडेंट भी खोल सकता है, कोई हाउसवाइफ भी खोल सकती है, कोई जॉब करने वाला आदमी, कोई बिजनेस करने वाला आदमी, कोई भी बचत खाता खोल सकता है सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों इसमें एस लगा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट। कई बार लोग इसको खाली सेविंग अकाउंट बोलते हैं। सेविंग अकाउंट बोलना सही नहीं है, सेविंग्स अकाउंट बोलना चाहिए। तो ये तो है बचत खाता। उसके बाद है दोस्तों करंट अकाउंट, चालू खाता। करंट अकाउंट हर कोई नहीं खोल सकता। करंट अकाउंट कंपनियां खोल सकती हैं जो रजिस्टर्ड है। कोई भी ऐसी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास जीएसटी नंबर है और टिन नंबर है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो ये कंपनीज खोलती हैं करंट अकाउंट और कंपनीज अपना लेन देन करंट अकाउंट से करती हैं। उसके बाद दोस्तों पासबुक, तो ये आप जानते हैं पासबुक क्या होता है। पासबुक हर किसी के पास होती है। अच्छा दोस्तों, पासबुक का इस्तेमाल कई बार एड्रेस प्रूफ के लिए या आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी हो सकता है। तो पासबुक को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों चेक। चेक कोई भी हम देते हैं किसी को लिख करके, 10,000 का चेक, 5,000 का चेक, 1,00,000 का चेक, कितने का भी चेक हो सकता है। तो चेक। और उसके बाद है चेक बुक। तो वो जो पूरी बुक होती है जिसमें चेक्स होते हैं, जिसमें से निकाल निकाल के हम देते हैं, वो चेक और चेक बुक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं चेक देना, कि तुम मुझे एक चेक दे दो, तुम मुझे एक 10,000 रुपये का चेक दे दो। तो जनरली हम लोग कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में कि गिव मी अ चेक ऑफ 10,000 रुपीज़। दोस्तों ये पुअर इंग्लिश है, अच्छी इंग्लिश नहीं है। अच्छी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, चेक देने को राइट अ चेक। चेक लिखना, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। तो जैसे अगर आपको किसी को कहना हो कि तुम मुझे 5,000 का चेक दे दो, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए गिव मी अ चेक ऑफ 5,000 रुपीज़। आपको बोलना चाहिए राइट मी अ चेक ऑफ 5,000 रुपीज़। तो राइट अ चेक का मतलब है किसी को चेक में पूरा भर के फिर किसी को देना या किसी से लेना। तो राइट अ चेक बोलना चाहिए, गिव अ चेक नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एटीएम। अब एटीएम की दोस्तों इसका फुल फॉर्म कई बार बहुत ही मज़ेदार बनाया लोगों ने, इंटरेस्टिंग, एनी टाइम मनी, इस तरीके से। लेकिन इसका जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड का मीनिंग है स्वचालित, जो खुद से चलती हो। इसको भी लोग कई बार ऑटोमेटिक बोल देते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन वो गलत है, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटेड यानी खुद से चलने वाली। तो ऑटोमेटेड टेलर का मीनिंग होता है जो पैसे गिन के दे, खजांची जो पैसे गिन के दे उसको टेलर कहते हैं। ये टेलर आप आदमी को भी कह सकते हैं, जो आदमी बैंक में पैसे गिन के देता है उसको भी टेलर कहा जा सकता है। और यहाँ चूंकि मशीन हमको पैसे गिन के दे रही है इसलिए मशीन को टेलर कहा गया। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अच्छा दोस्तों, एक होता है टेलर, वो होता है दर्जी जो कपड़े सिलता है, उसकी स्पेलिंग दूसरी होती है। उसकी स्पेलिंग होती है TAILOR, वो दूसरा है, ये दूसरा है टेलर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी खुद से स्वचालित गिन के पैसे देने वाली मशीन। उसके बाद दोस्तों बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप किसी चीज़ के लिए, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उधर आपसे कहा जाता है कि आप 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट हमको दे दो। फिर आप जाते हैं बैंक में, एक एप्लीकेशन लिख के देते हैं कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक का अपना स्टेटमेंट चाहिए, यानी बैंक स्टेटमेंट। तब उस स्टेटमेंट में क्या होगा कि आपके खाते में कितने पैसे जमा हुए, कितने निकाले गए, वो सारा उसमें विवरण, सारी जानकारी, सारी डिटेल्स होती है। तो वही बैंक स्टेटमेंट दे के फिर हम सामने वाले को देते हैं जो हमसे मांग रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट का मतलब है खाते का विवरण एक निश्चित समय के लिए, अब से लेके अब तक, या पूरे जब से लेके अकाउंट है तब से भी ले सकते हैं आप, उसके लिए बैंक में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो खाते का जो विवरण है पूरा का पूरा, उसी को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों बैंक में एक जो चीज़ यूज़ होती है वो है फिक्स डिपॉजिट। ये है हिंदी में दोस्तों सावधि जमा, यानी कि स प्लस अवधि जमा।
इसका मतलब क्या हुआ फिक्स डिपॉजिट का? फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, जैसे आपने 3 साल के लिए बैंक में अपने पैसे जमा कर दिए, मान लेते हैं आपने 50,000 रुपये जमा किए, बैंक आपको बताएगा कि 3 साल के बाद आपको वो बढ़ के कितना मिलेगा। कुछ लोग 5 साल, 5.5 साल, 6 साल के लिए, जो भी स्कीम होती है सरकार की, तो उधर जाके आप अपने पैसे जमा कर सकते हैं। वो आप मान लेते हैं आपने 6 साल के लिए पैसे जमा किए, 6 साल, 6.5 साल जो भी टाइम है, और तब तक आपने उन पैसों को छुआ नहीं। 6.5 साल के बाद वो, अगर आपने 50,000 रुपये जमा किए तो आपको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो फिक्स डिपॉजिट से फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनको आप खर्च नहीं करना चाहते, तो आप उनको फिक्स डिपॉजिट से में जमा करा के उनको डबल या ट्रिपल या जो भी बैंक स्कीम है वो कर सकते हैं। तो जब हम एक खास अवधि के लिए पैसे जमा करके रखते हैं, उसी को फिक्स डिपॉजिट करते हैं। उसके बाद दोस्तों लोन का मतलब है कर्ज, वो सब हम जानते हैं। लोन लेते हैं हम लोग बैंक से, कई बार अगर हमको कोई काम है, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, तो लोग लोन लेते हैं बैंक से। तो दोस्तों ये इतने वर्ड्स। अब हम आते हैं दूसरे वर्ड्स पे कि बैंक में और कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद दोस्तों डिपॉजिट। अब डिपॉजिट का मीनिंग है जमा करना। पैसे जब हम बैंक में जाके जमा करते हैं उसको डिपॉजिट कहते हैं। तब जब हम बोलते हैं जमा करना, तब ये वर्ब क्रिया की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये वर्ड दोस्तों नाउन भी है। जैसे आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं कि पिछले महीने मेरे अकाउंट में कितना डिपॉजिट आया था, यानी कितनी रकम जमा की गई थी। तो जमा या जमा करना वर्ब है, जमा नाउन है। तो दोनों तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब आप बैंक में जाके एक पर्ची भर के पैसे जमा करते हैं, उस पर्ची को इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट स्लिप, जमा करने वाली पर्ची। तो आप जैसे बैंक में जाके बोलेंगे कि भाई साहब ज़रा एक डिपॉजिट स्लिप देना, तो बैंक वाला आदमी आपको देगा, वहाँ काउंटर पे रखा होता है, वहाँ लेके आपने भरा, अपनी अकाउंट डिटेल्स भरी, कितने पैसे जमा करने हैं वो अपने अमाउंट भरा और बैंक में जाके जमा कर दिया। तो ये जमा करने वाली पर्ची को डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। उसके बाद दोस्तों पैसे निकालना। कई बार चेकबुक से अगर आप नहीं निकालना चाहते, सीधे बैंक में जाके पर्ची में भर के आपने दे दिया डिटेल्स उनको, फिर वो आपका अकाउंट है या जो भी है उसने आपको पैसे दे दिए, तो पैसे निकालने को बोलते हैं विथड्रॉ। इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान से सीखनी चाहिए, WITHDRAW, विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब है निकालना, पैसे निकालना बैंक में। विथड्रॉ का मीनिंग और भी होता है दोस्तों, जैसे अगर किसी ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था, उसने भी पर्चा भरा था, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं मैं अपना पर्चा वापस ले लेता हूँ, तो उसको भी विथड्रॉ बोल सकते हैं। कोई टीम मैच खेलने जा रही थी, कोई सीरीज़, उसमें बहुत सारी टीम्स आने वाली थी, तो किसी टीम ने अपना नाम वापस ले लिया कि भाई हम नहीं खेलेंगे, वहाँ पर भी विथड्रॉ का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन चूंकि आज हम बैंक की बात कर रहे हैं, तो बैंक में विथड्रॉ का मीनिंग है पैसा निकालना। अच्छा, कई जो स्लिप भर के आप पैसे निकालते हैं, उस स्लिप को विथड्रॉल स्लिप कहते हैं। विथड्रॉ वर्ब है दोस्तों, और इसी का नाउन है विथड्रॉल। तो विथड्रॉल स्लिप का मीनिंग है पैसे निकालने वाली पर्ची। यहाँ स्लिप की जगह पर कई बार फॉर्म वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, विथड्रॉल फॉर्म। तो विथड्रॉल स्लिप की जगह पर आप विथड्रॉल फॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बात एक ही है, पैसा निकालने वाली पर्ची। उसके बाद दोस्तों अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर यानी जिसका अकाउंट है, खाता धारक या खाताधारी। तो जिसका, जैसे आपका एक बैंक में अकाउंट है, तो आप बोल सकते हैं मैं यहाँ का अकाउंट होल्डर हूँ, यानी मैं यहाँ का खाता धारक या खाताधारी हूँ। उसके बाद दोस्तों बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है दोस्तों? बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किसी स्कूल में एडमिशन लेना है, कहीं पर पेमेंट ही करनी है, वहाँ जो स्कूल या कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले वो बोल रहे हैं कि आप हमको, जैसे मान लेते हैं 10 लाख रुपए फीस है या 3 लाख 5 लाख रुपए फीस है, वो कह रहे हैं कि हम डिमांड ड्राफ्ट से पैसे लेंगे। तब आपको क्या करना होगा, उनका जिस भी नाम से बैंक में अकाउंट होगा वही नाम रख के आप, और जिस शहर में उनका बैंक है उस, तो वहाँ के लिए पेएबल वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा कि उसी शहर में पे होगा वो, और उसी बैंक में पे होगा जहाँ उनका अकाउंट है, और आपको यहाँ अपने यहाँ बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और ये वो आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे देंगे। वही डिमांड ड्राफ्ट आप उनको देंगे, वो अपने अकाउंट में जमा करेंगे, तो पैसे उनको मिल जाएंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है ये लगभग कैश की तरह ही होता है, क्योंकि पैसे इसमें ऑलरेडी डिपॉजिट करने के बाद ही ये हमको मिलता है। तो बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट वो ड्राफ्ट है जिसको दे करके आप अपना काम करा सकते हैं, पेमेंट करने के लिए होता है ये। उसके बाद दोस्तों क्रेडिट। अब ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार लोगों को, इसकी 2 मीनिंग है। एक मीनिंग तो है जमा,
जैसे मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में कल किसी ने पैसे जमा किए थे, अब आपको ठीक ठाक पता नहीं है कि कितने पैसे जमा हुए थे, तो आप बैंक गए और आपने वहाँ बैंक में पूछा कि भाई साहब ज़रा बताओ मेरे अकाउंट में कल कितने पैसे क्रेडिट हुए थे, यानी कितने पैसे जमा हुए थे। तो एक तो मीनिंग है जब आपके अकाउंट में पैसे आए, ये एक मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग है उधार। कहते ना भाई हम क्रेडिट पे कोई चीज़ नहीं देते, यानी हम उधार पे कोई चीज़ नहीं देते। तो ये दो मीनिंग है। तो उधार वाला मीनिंग अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। बैंक में खाते के हिसाब से क्रेडिट का मीनिंग है जब आपके अकाउंट में पैसे आए। उसके बाद दोस्तों डेबिट। डेबिट का मतलब है निकास, यानी जब पैसे निकाले गए। मान लेते हैं आपने कल 3-4 लोगों को पेमेंट की और आपको ध्यान नहीं रहा कि कितने पैसे मैंने दिए हैं, तो आप बैंक में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे डेबिट हुए हैं, यानी मेरे अकाउंट से कितने पैसे निकले हैं। निकास का मतलब होता है निकलना। तो क्रेडिट का मतलब है आना और डेबिट का मतलब है निकलना। लेकिन उसके बाद एक टर्म है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। ये आपने सुना ही होगा और आप में से बहुत लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। क्रेडिट कार्ड का मतलब है उधार कार्ड। तो यहाँ क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट का उधार का जो मीनिंग है उसके हिसाब से इसका नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि कई बार हम कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं होता। तो ऐसी हालत से बचने के लिए हम बैंक से एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी एक इनकम का प्रूफ है, आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ है, तो ये सब बैंक में जमा करके अगर बैंक चाहेगा तो आपको एक प्लास्टिक का कार्ड दे देगा बना करके। उस कार्ड में लिमिट होती है 50,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, जिसकी जैसी इनकम उसकी वैसी लिमिट होती है। जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके कार्ड में तो कोई लिमिट ही नहीं होती, वो जितना चाहे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर भी गए, होटल में गए, आपने खाना खाया, वहाँ ठहरे, कोई कार खरीदनी है आपको, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है, ज्वेलरी खरीदनी है, तो आपको कैश नहीं देना पड़ेगा, आप कार्ड से पेमेंट कर देंगे। कार्ड से पेमेंट कर देंगे का मतलब क्या हुआ, आप कार्ड अपना देंगे, वो एक उसका मशीन होती है, कार्ड में स्वाइप करेगा और उतना अकाउंट उसको मिल जाएगा बैंक से। यानी आप जिस बैंक ने आपको ये कार्ड इशू किया है वो बैंक पेमेंट करेगा और आपके ऊपर ये उधार हो जाएगा। अब आपको बैंक टाइम देगा, मेरे ख्याल से 45 डेज़ का टाइम होता है जिसमें आपको ये पैसे वापस करने होते हैं। तो बैंक को अगर आपने 45 डेज़ में वापस कर दिया तो शायद कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर आप 45 डेज़ में वापस नहीं करेंगे तो बैंक फिर अपना एक इंटरेस्ट लेना उस पर शुरू करता है। तो ये तो है क्रेडिट कार्ड, यानी उधार वाला कार्ड। पैसे नहीं होते हुए भी किसी चीज़ को खरीदने की ताकत रखने वाला कार्ड है ये क्रेडिट कार्ड। उसके बाद दोस्तों डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या कौन सा होता है दोस्तों, जब आप कार्ड लेके जाते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, क्यों, क्योंकि आपके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे हैं, आपने वही कार्ड के जरिए वो पैसे निकाल लिए। तो डेबिट कार्ड को, इसको निकास कार्ड कहेंगे हिंदी में, क्योंकि पैसे निकालने का कार्ड है। इसी को हम एटीएम कार्ड भी बोल लेते हैं कई बार कि मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है, या सीधे लोग बोलते हैं मेरा एटीएम कहाँ है, यानी कि मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है। तो वो एक्चुअली जो उसके लिए सही टर्म है वो है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड उधार का कार्ड, डेबिट कार्ड निकास का कार्ड, निकालने का कार्ड। उसके बाद दोस्तों बैंक में एक जगह होती है जहाँ बैंक का पैसा रखा होता है, वहीं से पैसे निकाल के बैंक हमको देता है, उसको वॉल्ट बोल सकते हैं, VAULT वॉल्ट, या इसको स्ट्रांग रूम भी बोलते हैं। स्ट्रांग रूम क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है कमरा, उसकी जो दीवारें हैं वो 4-4, 5-5 फीट स्टील की होती हैं, शायद ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पर। तो वॉल्ट या स्ट्रांग रूम का मतलब है बैंक में पैसे रखने की जगह। ये जगह बहुत ही सुरक्षित होती है और यहाँ पर जनरली कोई भी नहीं जा सकता। उसके बाद दोस्तों लॉकर। लॉकर भी एक वर्ड है जो बैंक में काफ़ी इस्तेमाल होता है। लॉकर का मतलब क्या है दोस्तों, लॉकर क्या होता है कि बैंक में एक जगह होती है जहाँ पर आप एक लॉकर ले सकते हैं, आपको उसका किराया देना पड़ेगा। उस लॉकर में लोग अपनी कीमती वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, जैसे ज्वेलरी रखते हैं या कोई ज़मीन के पेपर रख सकते हैं जो आप नहीं चाहते कि घर में रखें। तो ये लॉकर की 2 चाबियाँ होती हैं, एक चाबी आपके पास होगी अगर आपका लॉकर है, और एक चाबी बैंक में कैशियर या मैनेजर जिसके भी पास होती हो। तो ये लॉकर दोनों चाबियों को लगा के खुलता है। तो जब भी आप लॉकर में कोई चीज़ रखने जाएंगे या निकालने जाएंगे तो आप और बैंक का आदमी जिसके पास भी वो चाबी है वो जाएगा और दोनों मिलके खोलेंगे, तब वो सामान निकल सकता है या आप उसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों इतने वर्ड्स हैं जो बैंक में इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि उनसे हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ेगा। ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक होता है IFSC कोड, और एक होता है स्विफ्ट कोड, और एक होता है एस्क्रो अकाउंट। IFSC कोड होता है जब भी आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, खास करके जब किसी के अकाउंट में पैसे जमा करने हैं आपको,
तो कई बार बैंक आपसे IFSC कोड मांगेगा। अगर इंटरनेशनली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा भेजना हो तो स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। IFSC कोड अपने देश के भीतर यूज़ होने वाला कोड है, स्विफ्ट कोड विदेश इंटरनेशनली यूज़ होने वाला कोड है। और उसके बाद दोस्तों एक अकाउंट होता है एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट होता है अगर दो पार्टियों में विवाद हो गया है पैसे को लेकर के और मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट एक तीसरा अकाउंट बना देता है, एक ऐसा अकाउंट बना देता है जिसमें दोनों पार्टियां अपने पैसे जमा करती हैं और ये डिसाइड होता है कि जब फैसला हो जाएगा कोर्ट का कि कौन कितना पैसा किसको देना है तो फिर उस अकाउंट से एस्क्रो अकाउंट से पैसे निकाल के जो केस जीता है उसको पैसे दिए जाते हैं। तो वो पैसा सुरक्षित रखने के लिए एस्क्रो अकाउंट बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको IFSC और स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा, मैं उसमें बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और ये वर्ड सीख करके आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम फिर एक नई बात सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।